आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकनॉमी। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है पीपल की अनलिमिटेड डिज़ायर्स की वजह से और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से उन डिज़ायर्स को पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए सेंट्रल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो 3 रीज़न्स की वजह से, 3 कॉजेज़ हैं उसके जिसकी वजह से अराइज होती है। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। इकनॉमी के पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, और इनके अगेंस्ट में जो हमारी डिमांड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, अनएंडिंग डिमांड्स हैं, अनलिमिटेड इनफाइनाइट्स डिमांड है। किन किन डिमांड्स को इन लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा किया जाए, ये डिसीज़न हर इकनॉमी को लेना पड़ता है फॉर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हमारे हैं भी सही, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, मतलब उन्हें किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए डिफरेंट यूजेस होने की वजह से हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी डिमांड को अभी मीट करना है और कौन सी को पोस्टपोन करना है। मीन्स देयर अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज़ बेसिकली नोन एज द economic problem. By definition, if we go, then it is known as the economic problem arises because people have unlimited desires and the means to satisfy that desire are limited, and limited resources has alternative uses, and hence problem of choice arise, which leads to economic problem. It means कि हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, हर पर्सन की होती हैं अनलिमिटेड डिज़ायर, अनएंडिंग है, एक के बाद एक दूसरी शुरू होती जाती है, लेकिन उनको पूरा करने के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं, फाइनाइट हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें ये चॉइस करना पड़ता है, ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि अभी हमें क्या चीज़ चाहिए, बाद में हम क्या लेंगे, अभी हमारे लिए क्या एसेंशियल है और क्या लग्जरी है। अगर हम इन कॉजेज़ को डिफ़ाइन करें तो इसमें 3 कॉजेज़ आते हैं: लिमिटेड रिसोर्सेज विच इज़ स्कार्स एंड फाइनाइट, सेकेंड वन इज़ अनलिमिटेड डिमांड्स जो कि अनएंडिंग है और इनफाइनाइट है, थर्ड वन इज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज जो कि बहुत सारे हैं कि हमें किस चीज़ में क्या यूज़ करना है, ये डिसाइड करना मुश्किल होता है। इसी को हम बोलते हैं कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर हम इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सेंट्रल लेवल के ऊपर पढ़ें तो इसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकनॉमी कहते हैं। हर इकनॉमी के पास, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलप कंट्री हो, वेदर इंडिया और यूएसए, some basic problems are there, and these problems related to the effective management of an economy, and these problems are known as central problem of an economy. अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, और इनके लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं दैट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. बाय डेफिनेशन इफ वी गो, देन every economy, whether developing or developed, faces some basic problems in effective management of economy, and these problems are known as central problem of an economy. In other words, production, exchange and consumption of goods and services are among the basic economic activities of life, where decision on हाउ टू यूज़ स्कार्स रिसोर्सेज विल बी टेकन. इट मीन्स हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमने उन्हें किन चीज़ों में लगाना है. इट मीन्स किन चीज़ों का हमें प्रोडक्शन करना है जिससे हमारी मैक्सिमम वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो सके और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो इसकी 3 कैटेगरीज बनती हैं, दैट इज़ डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज में फर्दर 3 पॉइंट्स कवर किए जाते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. इनको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. डेट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर इकनॉमी को ये डिसाइड करना है कि हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कैसे हम उनकी
यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का और किस तरीके से ग्रोथ को हम आगे इन फ्यूचर के लिए बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, इन चीज़ों से रिलेटेड डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। इनको कैटेगरी वाइज अगर हम डिवाइड करें तो फर्स्ट डिसीजन जो होता है वो हमारा होता है डिवीज़न ऑफ रिसोर्सेज। डिवीज़न ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहला जो हमें डिसीज़न लेना पड़ता है वो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। इट मीन्स हम ऐसे कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पर फुली यूटिलाइज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं, बेसिक एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है या हायर एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना है या मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर खर्च करना है। इस प्रकार के डिसीजंस जो होते हैं वो हमें यहाँ पर लिए जाते हैं, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड इसका सब पार्ट जो होता है कि हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। हर इकनॉमी जो है वो सिर्फ एक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करती, एक गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, उसे डिफरेंट गुड्स एट सेम टाइमिंग बनाने पड़ते हैं सो डैट डिफरेंट डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं कि किन किन गुड्स को हमें मैन्युफैक्चर करना है और कितनी कितनी क्वांटिटी में। क्वांटिटी को डिसाइड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो और डिमांड को हम फुली मीट कर सकें। तो फर्स्ट डिसीजन हमारा जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन आता है डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज में दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम टेक्निक को डिफ़ाइन करते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू द मशीन्स, एंड कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इस डिसीज़न को लेते टाइम भी हमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस टाइम पे हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, हमें लेबर इजीली मिल रही है या हमारे पास फंड्स अवेलेबल है। अगर हम ऐसी किसी रिमोट सिचुएशन में या प्लेस पर प्रोडक्शन कर रहे हैं जहाँ पर लेबर इजीली अवेलेबल है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पर जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें फंड्स अरेंज करने हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम उसे पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या लेबर से प्रोडक्शन जो है वो ईज़िली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उनके रिलेटिव प्राइसेस क्या हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वाइल सिलेक्शन ऑफ अ टेक्निक टू मेक अ डिसीजन हाउ टू प्रोड्यूस द गुड्स। थर्ड जो हमारा सब पार्ट आता है दैट इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि हम किस तरीके से इन गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज लग्जरी आइटम से रिलेटेड है तो ये बहुत रिच पर्सन या मिडिल क्लास पर्सन के लिए अवेलेबल होंगे, जबकि अगर हम एसेंशियल गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें लो क्लास, पुअर क्लास या लो इनकम ग्रुप पर्सन्स को देखना होगा। तो यहाँ पे हमें एक तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि किस तरीके से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, एंड सेकंड हमें यहाँ पर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि किस तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को उसके फैक्टर प्राइसेस में डिवाइड किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 100 रुपीज़ आई है तो उसमें से लेबर का कितना पार्ट था, कैपिटल का कितना पार्ट था, रेंट मैंने कितना दिया, इन चीज़ों का डिसीजन भी हमें इस डिसीज़न में लेना पड़ता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। सेकंड जो हमारा मेन डिसीज़न आता है दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो उसका प्राइमरी कॉज ये है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से उनकी वेस्टेज ना हो, उनका अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो। इसीलिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो रिसोर्सेज हम डिप्लॉय कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने से ना वेस्टेज होती है ना ओवर यूटिलाइजेशन होता है।
यहाँ पर हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ती है डैट वाइल मेकिंग दिस डिसीजन, वाइल मेकिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द इन्फ्लेशन विल नॉट अकर, यानी कि हमारे प्राइसेस किसी भी वे से इंक्रीज़ ना हो। थर्ड डिसीज़न जो हम लेते हैं दैट इज़ ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें फ्यूचर के प्रोडक्शन के लिए हम किस तरीके से इंक्रीज़ करें, दैट डिसीज़न इज़ टेकन इन दिस ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके या अपने रिसोर्सेज की सप्लाई इंक्रीज़ करके कर सकते हैं। इन दोनों ही डिसीजंस के लिए हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स फंड्स की ज़रूरत पड़ती है एंड इट ऑल डिपेंड्स व्हाट वी सेव टुडे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे फर्स्ट डिसीजन से रिलेटेड होता है, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। यहाँ पर हम डिसीज़न ले लेते हैं कि हमें किन 2 गुड्स को प्रोड्यूस करना है। अब उन गुड्स को किन 2 गुड्स या 3 गुड्स को हमने प्रोड्यूस करना है, अब उन गुड्स को किस कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस किया जाए उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। इसे हम टेबल और कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ अ कर्व विच शोज दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस with its limited resources, having alternative uses when all other things remain same. It means कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके की अल्टरनेटिव यूजेस हैं, हम उन्हें किन किन गुड्स के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं उसका एक कॉम्बिनेशन डिसाइड किया जाता है। इसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स रिमेन सेम मीन्स देयर आर सम एजम्पशंस टू दिस। एजम्पशंस क्या क्या हैं? इकनॉमी के स्कार्स और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। सेकंड, जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो सेम है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। एंड थर्ड वन इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल यूटिलाइजेशन कैन बी अटेन्ड इन एन इकनॉमी। ऑल्दो इनका क्रिटिसिज्म भी इन्हीं एजम्पशंस के बेसिस पर होता है दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन एन इकनॉमी। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है तो पीपीसी भी अपग्रेड होता रहेगा, और इकनॉमी के स्कार्स रिसोर्सेज हैं लेकिन उनमें से कुछ रिसोर्सेज पर्टिकुलर पर्सन वाइज अवेलेबल होते हैं। सो क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज देयर व्हेन देयर इज़ अजम्पशंस, सो वी विल नॉट गो टू द क्रिटिसिज्म। लेट्स कंटिन्यू टू दिस। एजम्पशंस हमारी हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, टेक्नोलॉजी हमारी सेम है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल यूटिलाइजेशन हम अटेन कर सकते हैं। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं पीपीटी टेबल एंड पीपी कर्व से। पीपी टेबल जो है उसको हम अगर एक्सप्लेन करें दैट इज़ पॉसिबिलिटीज़ हमारी रिप्रेजेंट हो रही हैं ABCDE। इसमें हम 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉर्न एंड कॉटन। देयर इज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन कि अगर हम कॉर्न 0 प्रोड्यूस करते हैं और कॉटन 10 टन्स होगा, अगर कॉर्न 1 क्विंटल हम प्रोड्यूस करते हैं तो कॉटन जो है वो 9 क्विंटल होगी एंड सो ऑन। जैसे जैसे हमारा कॉर्न की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें कॉटन की प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं और हम उन रिसोर्सेज को जो कि हमने कॉटन के प्रोडक्शन में लगाया है वो निकाल कर कॉर्न में डाल रहे हैं। सो ये कॉम्बिनेशंस हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम इसे एक डायग्राम के थ्रू, एक कर्व के थ्रू समझें तो हमारे एक्स एक्सेस पर कॉर्न है एंड वाई एक्सेस पे कॉटन है। कॉटन के डिफरेंट यूनिट्स को हमने 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 के रूप में शो किया हुआ है एंड कॉर्न को हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 में शो किया हुआ है। ये AD जो है ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे, जो भी कॉम्बिनेशंस आएंगे, यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ पे किसी भी रिसोर्सेज की कोई वेस्टेज नहीं हो रही है।
लेकिन इस पीपीसी कर्व के बाहर का कोई पॉइंट हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज़ हो। रिसोर्सेज इंक्रीज़ होंगे तो हमारा प्रोडक्शन जो है कॉर्न और कॉटन का वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। सो अ पॉइंट, any point above the PPC will be attained only when there is a technological upgradation, and any point below the PPC curve, that is point G, can't be achieved या can't be desirable for any economy because it shows underutilization। अगर हम G पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो इट मीन्स हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, हम उन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे फॉर दी डिमांड्स। लेकिन अगर कोई इकनॉमी जी के ऊपर प्रोडक्शन कर रही है तो वो क्या कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दूँ, सो डैट देयर विल बी अ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमारा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। सबसे पहले तो हम इनका सीधे डिफरेंसेस से ही पता लगाते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल, यानी कि क्या था, क्या है और क्या होगा। नॉर्मेटिव साइज जो है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो ये बताती है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो एथिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय द कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो भी कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं उन्हें हम वेरीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये एथिक्स के ऊपर डिपेंड होता है, एंड एथिक्स किसी भी पर्सन के लिए डिफ़र कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू ऑफ जजमेंट नहीं होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू ऑफ जजमेंट्स होती हैं, यानी कि जो पास्ट में हुआ है उनके बेसिस पर आगे डिसाइड किया जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल होता है जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये चीज़ हमें पता है, ये कॉज एंड इफ़ेक्ट है। इट मीन्स इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, और ये पास्ट में भी हुआ है, फ्यूचर में भी होगा, एंड इन प्रेजेंट ये हो रहा है। सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वेयर एज एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया मस्ट बी इक्वल। इक्वल होनी चाहिए, है नहीं, ना थी ना होगी, होनी चाहिए। दैट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। माइक्रो में आई आता है, मैक्रो में ए आता है। आई मीन्स इंडिविजुअल एंड ए मीन्स एग्रीगेट। इसी के बेसिस पर हमारे डिफरेंसेस होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक फर्म, एक प्रोडक्ट, एक डिवीज़न, एक मार्केट, एक इंडिविजुअल पर बेस्ड होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सेवरल मार्केट्स को इकट्ठा करके, यानी कि होल इकोनॉमी के लिए होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिस क्या है, वन इंडिविजुअल, एंड मैक्रो का है एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद इंडिविजुअल लेवल प्रॉब्लम्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई, whereas macroeconomics deal with national level problems like national income, employment, etc. Microeconomics deals with the internal issues of an economy. It means कि एक मार्केट में क्या इश्यूज हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा, वेयर एज इकोनॉमी एज अ होल में जो इश्यूज हैं लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज वो मैक्रो लेवल पे स्टडी किया जाएगा। माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स में डिसाइडिंग फैक्टर प्राइसिंग होता है कि हम किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसिंग डिटरमाइन करें, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसाइडिंग फैक्टर इनकम होता है। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर कॉस्ट या प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मेजर इश्यूज हैंडल करती है, लाइक इन्फ्लेशन कैसे कम किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हटाई जाए, पॉवर्टी कैसे हटाई जाए, एंड सो ऑन।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम नेशनल लेवल के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट, मनी, जनरल प्राइसिंग एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम को देखते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट प्लान्ड इकोनॉमी। जैसे कि इनके नेम से ही डिसाइडेड है कि सेंट्रली प्लान्ड मीन्स इकोनॉमी एज अ होल, तो इसमें हमारी पब्लिक ऑनरशिप होती है, जबकि मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट ऑनरशिप होती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर है, वेयर एज मार्केट इकोनॉमी का मोटिव जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी गवर्न करती है बाय प्लानिंग मैकेनिज्म, वेयर एज मार्केट इकोनॉमी गवर्न करती है बाय प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज़ बाय डिमांड एंड सप्लाई। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम उसमें कम होती है, जबकि मार्केट इकोनॉमी में ये चीज़ ज़्यादा होती है। रोल प्लेयर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेयर एज मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर। सो ये चैप्टर 1 यहीं तक है। थैंक्स अ लॉट।